समझौता नहीं होगा। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर दबाव डाला कि वो दो द्वीप वाले समझौते को स्वीकार ना करें, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मॉस्को और टोक्यो के बीच संबंध पूरी तरह से सामान्य रहें। और अमेरिका हमेशा जब भी दो देश लड़ते हैं तो वहां चौधरी की तरह पहुंच जाता है और वो चाहता ही नहीं है कि उनकी संधि हो, उनमें मैत्री भाव हो, वो हमेशा लड़ते रहें। ये अमेरिका की पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, हमेशा से रही। असल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो हालिया यात्रा है, उस यात्रा के पहले भी रूस के शीर्ष नेतृत्व ने इन द्वीपों का दौरा करके जापान को स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिया। 2010 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव विवादित कुरिल द्वीप, विशेष रूप से कुनाशिर द्वीप का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्र अध्यक्ष बने। मेदवेदेव की उस यात्रा ने टोक्यो में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और जापान ने विरोध स्वरूप मॉस्को से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसके बाद मेदवेदेव ने 2012 और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी इन द्वीपों के दौरे किए। इन यात्राओं का मुख्य संदेश ये था कि मॉस्को इन द्वीपों को रूस का एक सामान्य और अभिन्न प्रशासनिक हिस्सा मानता है, ना कि कोई विवादित क्षेत्र मानता है। रूसी नेताओं की इन यात्राओं का उद्देश्य द्वीपों पर बुनियादी ढांचे, आधुनिक हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों के निर्माण को गति देना था। पुतिन का हालिया दौरा इसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जो ये साबित करता है कि रूसी नेतृत्व जापान के विरोध की परवाह किए बिना अपनी सुदूर पूर्वी सीमाओं पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इन सब के बीच फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस और जापान के द्विपक्षीय संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो सहयोग है, सहयोगी होने के नाते जापान ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध का समर्थन किया है। टोक्यो ने न केवल रूसी बैंक और शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए, बल्कि रूस को संवेदनशील तकनीकों के निर्यात पर भी रोक लगा दी। जापान के इस कदम से बौखलाए रूस ने टोक्यो को अपने गैर मित्र राष्ट्रों की सूची में डाल दिया। इसके तुरंत बाद मॉस्को ने जापान के साथ दशकों से चल रही शांति संधि की वार्ताओं को एक तरफा तौर पर निलंबित कर दिया है। इसके अलावा रूस ने जापानी नागरिकों के लिए इन द्वीपों पर बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा को समाप्त कर दिया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। रूस ने कुरिल द्वीपों पर अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली और तटीय रक्षा प्रणाली जैसे कि बाल्स्टियन और बाल मिसाइल भी तैनात कर दी है, जिससे जापानी मुख्य भूमि की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया है। और अगर जापान एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो फिर यह मान के चलिए कि यहां को इसकी सीमा बचाने के लिए, इन द्वीपों पर कब्जा बचाए रखने के लिए रूस जापान के ऊपर हमला भी कर सकता है। जापान और रूस के बीच जो संबंध हैं, उनको अब सामान्य बनाना कूटनीतिक रूप से लगभग असंभव लग रहा है। इसके पीछे कई रणनीतिक और वैश्विक कारण भी मौजूद हैं। पहला कारण रूस की जो चीन के साथ बढ़ती घनिष्ठता है। मजबूत रणनीतिक साझेदारी ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समीकरण को बदल दिया है। रूस और चीन अब जापानी सागर में संयुक्त नौसैनिक और हवाई गश्त कर रहे हैं, जिसे जापान अपनी सुरक्षा के लिए सीधा सीधा खतरा मान रहा है। दूसरा, जापान अपनी रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अपने सैन्य बजट को दुगना कर रहा है और अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा संधि को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। टोक्यो अब आक्रामक रक्षा क्षमताओं यानी कि काउंटर स्ट्राइक एबिलिटीज से लेस हो रहा है। मॉस्को का मानना है कि यदि ये द्वीप जापान को सौंपता है तो फिर अमेरिका सुरक्षा संधि का फायदा उठाकर इन द्वीपों पर अमेरिका के सैन्य अड्डे स्थापित किए जाते हैं, और यही अमेरिका चाहता भी है। जो रूस के सुदूर पूर्वी बेड़े यानी कि पैसिफिक फ्लीट के लिए एक सीधा खतरा होगा। इन गहराते संदेहों के कारण दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और जो तनाव बहुत पहले यूक्रेन और रशिया के युद्ध से पहले देखा जाता था, अब वही तनाव जापान और रूस के बीच भी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच अब ये खतरा क्या वाकई ऐसी स्थिति में दिखाई देगा? अब जो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के बीच दो देश फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, यानी कि वैश्विक संकट खड़ा हो गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।